औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इन मैन। वर्ड डिसऑर्डर मतलब डैमेज, ख़राब हो जाना, किसी चीज़ का नुकसान हो जाना। अब डिसऑर्डर से मिलता जुलता एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, डिजीज़। डिजीज़ टू वर्ड से मिलके बना है, डिस और ईज़। डिस मीनिंग अन एंड ईज़ मीन फंक्शन। अब डिस और ईज़ पूरा समझ लें, अनफंक्शन। तो स्टूडेंट्स अब समझ लें डिजीज़ का मतलब क्या है। अनफंक्शनिंग, हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट पर अगर कोई प्रॉपर फंक्शन ना हो रहा हो तो उसे डिजीज़ का नाम दिया जाता है। मतलब अनफंक्शनिंग ऑफ द पार्ट इन बॉडी। स्टूडेंट्स, ये डिज़ीज़ का लफ्ज़ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इसका मानी क्या होता है, इसका मतलब क्या है। अनफंक्शनिंग ऑफ पार्ट्स इन आवर बॉडी मतलब अगर जिस्म में कोई भी प्रॉपर पार्ट सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई डिज़ीज़ अकर हुई है। तो स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर भी डिज़ीज़ से मिलता जुलता वर्ड है। मतलब हमारे जिस्म में कोई भी अगर पार्ट सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा, तो हम उसको डिसऑर्डर का नाम देते हैं। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई डिज़ीज़ जन्म ले रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन मैन, यानी मैन में जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हैं, आइए उनको तफसील से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, बात करें अगर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन मैन की, तो नंबर 1 है ब्रोंकाइट्स, नंबर 2 एम्फिज़िमा, नंबर 3 निमोनिया, नंबर 4 एस्थमा और नंबर 5 लंग कैंसर। अब पढ़ने से पहले ये जान लें कि ये हाईली लेवल पे एग्जिस्ट क्यों करती हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन मैन। पाकिस्तान में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन पोल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से ये डिजीज़ अकर होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रोंकाइट्स। अब सुन लें ब्रोंकाइट्स होता क्या है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूज जाना, सूजन। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स ये छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब स्टूडेंट समझ लें कि ब्रोंकाइट्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशन होती है। म्यूकस की सिक्रीशन ये एक स्लिमी लिक्विड प्रोसेस है। जैसे ही म्यूकस इन ब्रोंकाई के अंदर रिलीज़ होगा तो म्यूकस की सिक्रीशन की वजह से ब्रोंकाई की जो वाल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी। अब जैसे जैसे ब्रोंकाइट्स की जो वाल्स हैं वो नैरो होती जाएंगी तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा पहले की बनिस्बत। जैसे जैसे ये सरफेस एरिया रिड्यूस होता जाएगा तो रिस्पायरेशन का एक प्रॉपर पाथवे क्रिएट नहीं हो पाता। लिहाजा रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि सांस लेने में हमें दिक्कत पेश होगी, यानी दुश्वारी पेश आएगी। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इसकी सिम्पटम्स। ब्रोंकाइट्स को समझने सुनने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी अलामात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। मिल्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी हल्का हल्का बुखार महसूस होना, सांस लेने में दुश्वारी पेश होना, कफ खांसी हो जाना, कोल्ड सर्दी लगना, वीजिंग घबराहट का शिकार हो जाना, फीवर चिल्स बुखार हो जाना, चिल्स यानी कपकपी सर्दी लगना। तो ये सारे क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं, इसकी अलामात हैं। अब काज़ की बात कर लें, वायरस, बैक्टीरिया, इरिटेंट्स, केमिकल्स। इरिटेंट्स ख़ारिश होना, केमिकल्स कोई भी केमिकल्स। इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि म्यूकस की जिस तरह सिक्रीशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो जो ब्रोंकाइट्स की वाल्स हैं वो नैरोइंग एंड स्वेलिंग इन द ट्यूब्स, यानी उसकी जो ट्यूब्स हैं, उसकी जो वाल्स हैं वो नैरोइंग पहले की बनिस्बत सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, वो नैरो तंग हो जाएंगी, एंड स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाएंगी, यानी सूज जाएंगी। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं ये इसके टाइप्स, इसकी इकसाम कितनी है। ये दो तरह के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइट्स है ये इतनी कोई सीवियर किस्म की नहीं है, यानी पेशेंट की बॉडी पे इसके कोई ख़तरा नहीं है, डैमेज नहीं करता ये।
अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये पेशेंट की बॉडी को परमानेंट डैमेज नहीं करता, यानी इसका ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये लीस्ट फॉर 2 वीक्स 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है ये सीवियर किस्म की डिजीज़ है, यानी इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन का शिकार हो जाती हैं ब्रोंकाइटिस की वाल्स। इसकी अगर रिकवरी की बात करें तो ये 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स यानी 3 महीने से लेके 2 साल तक के अरसे के लिए ये चली जाती है, इतनी ये सीवियर किस्म की बीमारी है। स्टूडेंट्स बात कर लें अगर ब्रोंकाइटिस के बाद नेक्स्ट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर इन मैन में, तो नंबर 2 है एम्फिज़िमा। अब इसकी डिफ़ाइन को पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई। अब रिमाइंड करें गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, इस टॉपिक में मैंने एल्वेलाई वर्ड का जिक्र किया था, यानी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज़ कॉल्ड एल्वेलाई, यानी लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एल्वेलाई कहलाता है। यानी एल्वेलाई की बेस पे ही लंग्स अपना प्रॉपर फंक्शन वर्क करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एल्वेलाई के अंदर अगर डिस्ट्रक्शन हो जाए यानी वो तबाही का शिकार हो जाए, उसको क्या कहते हैं? एम्फिज़िमा। अब इसको हम समझते हैं कि एम्फिज़िमा डिस्ट्रक्शन इसकी क्यों होती है। हमने पढ़ा था ट्रैकिया, ट्रैकिया से आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से आगे स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स का नाम दिया जाता है, उसके आगे एल्वेलाई होता है। अब एल्वेलाई में डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन क्यों होती है, कंडीशन क्या है, उसको सुन लें। जब एल्वेलाई ब्रेक होती हैं तो ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं, यानी छोटे छोटे पीसेस में बन जाती हैं। जब ये दोबारा जुड़ते हैं तो दोबारा एल्वेलाई की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब ये लंबाई में तो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन सरफेस एरिया पहले की बनिस्बत रिड्यूस हो गया है। अब एल्वेलाई साइज़ में तो इंक्रीज़ कर गई हैं, लेकिन एयर पासेजवे के लिए सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब होगा क्या कि सांस लेने में दुश्वारी पेश होगी। जो पेशेंट है, मरीज़, उसको सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, यानी उसको मुश्किल होगी। अब हम पढ़ते हैं सिम्टम्स, अलामात क्या हैं इसकी। नंबर 1 है 50 to 70% लॉस ऑफ लंग टिश्यू। अब 50 से 70% जो लंग टिश्यूज़ हैं वो डेड हो जाएंगे, यानी तबाह हो जाएंगे। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसकी बात करें तो वो रिड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ब्लड में ऑक्सीजन के रिड्यूस होने की वजह क्या है? अब जाहिर सी बात है कि एयर आएगी तो ऑक्सीजन आएगी। जब प्रॉपर तरीके से हमें एयर ही नहीं मिलेगी तो जो ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार है वो कम हो जाएगी, यानी उसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। अब रिज़ल्ट क्या निकलेगा? मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ यानी अकर होंगी, पैदा होंगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिम्टम है हमारे पास रिकरेंट एंड रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। अब इससे क्या मुराद है कि सिगरेट स्मोक की वजह से हमारे जो लंग हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। वेट लॉस, वेट का कम हो जाना, ये भी एक सिम्टम है एम्फिज़िमा का। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट हमारे पास है डिसऑर्डर निमोनिया। निमोनिया की डेफिनेशन को अगर समझें तो इसमें लिखा है इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी लंग्स में इन्फेक्शन होना। अगर तो बीमारी सिर्फ एक ही लंग पे अटैक करेगी तो उसे निमोनिया ही कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई भी डिज़ीज़ दोनों लंग्स पे अफेक्ट हो, यानी दोनों ही लंग्स उससे मुतासर हों, तो उसको डबल निमोनिया कंसीडर किया जाएगा। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ पढ़ लें, यानी किसकी वजह से ये बीमारी होती है निमोनिया, तो ये एक बैक्टीरियम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसकी वजह से निमोनिया अकर होता है। अब हमने पढ़ा था कि लंग्स पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसके अंदर ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, अब उसके आगे एल्वेलाई हैं, ठीक है। अब एल्वेलाई के अंदर हमने अभी पढ़ा है कि म्यूकस की सिक्रीशन होती है। अब ये जो एस निमोनिया बैक्टीरिया है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, जब ये लंग पे अटैक करता है तो वहीं पे ही सेटल डाउन हो जाता है, यानी वहीं से अपनी ज़िंदगी सर्वाइव करना शुरू कर देता है। जब ये इन्फेक्शन कॉज करेगा तो लंग्स में किसकी सेक्रीशन होगी? म्यूकस की सेक्रीशन होगी। अब वो सिक्रीशन क्या करेगी? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई, इसकी वॉल्स को डिस्ट्रक्ट करेगा, यानी उसको तबाह करेगा।
अब हमने पढ़ा था जैसे ही एल्वियोलाई की जो वाल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन होगी, अगर वो तबाह हो जाएंगी तो उनका जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब सरफेस एरिया जैसे ही रिड्यूस होगा तो सांस लेने में हमें दुश्वारी पेश आएगी, यानी सांस लेने में हमें मुश्किल होगी। यही मेन रीज़न है यानी लंग के इन्फेक्शन की, यानी ये बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट करता है। अब स्टूडेंट इसके अलावा कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस भी अटैक कर सकता है, ठीक है, कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फ्लुएंजा जो है नज़ले को कहते हैं, ठीक है। जो इससे हमें क्या होगा, इसके सिम्टम्स क्या होगी, फीवर, हमें बुखार हो सकता है, रनी नोज़ यानी नाक का बहना, सोर थ्रोट गले का पक जाना, ठीक है, गले का ख़राब होना, मसल पेन, हमारे जो असाब हैं, पट्ठे हैं, उनमें दर्द हो सकता है, हेडेक, हमें सर दर्द हो सकता है, कफिंग, खांसी आ सकती है, फटीग, हमें थकावट हो सकती है। ये सारा क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस में आता है। अब स्टूडेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के बाद हमने इन्फ्लुएंजा वायरस को भी समझ लिया। अब आखिरी बात, फंगल इन्फेक्शन को भी सुन लें। ये क्या होता है स्टूडेंट, हमारी बॉडी पे फंजाई का अटैक होना, ठीक है। फंजाई अटैक करेगी तो इन्फेक्शन प्रोड्यूस होंगे, इन्फेक्शन प्रोड्यूस होंगे तो हमें इरिटेशन हो सकती है, यानी हम बेचैनी का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। हमारे जिस्म पे छाले निकल सकते हैं, ब्लिस्टर्स का नाम दिया जाता है उनको, ठीक है। स्वेलिंग, हम हमारे बॉडी का कोई भी पोर्शन सूज सकता है, ठीक है, सूजन का शिकार हो जाना, ठीक है, जिस तरह हमने ब्रोंकाइट्स में पढ़ा है, ब्रोंकाइट्स, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखे जाएँ और भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी इचिंग, हमें खारिश हो सकती है, कोई भी जिस्म का पोर्शन खारिश का शिकार हो सकता है, ठीक है। अजीज़ तलबा, काजिज़ को पढ़ने के बाद इफ़ेक्ट्स का अगर पढ़ लें हम इसको, व्हेन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इंटर द एल्वेलाई दे सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, ठीक है, दे ब्रेक द लंग टिश्यूज़। ये बात मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छी तरीके से बता दी है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है, जब ये एल्वेलाई में सेटल डाउन होगा तो ये नंबर में इंक्रीज़ होगा, यानी एल्वेलाई पहले तो ब्रेक होंगी, ठीक है, दोबारा जुड़ेंगी तो ये सरफेस एरिया को पहले के बनिस्बत रिड्यूस कर देंगी, साइज़ में तो ये बढ़ जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या, यानी रिजल्ट क्या निकलेगा, जो लंग टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, यानी टूट फूट जाएंगे। पेशेंट स्किन कलर बिकम द डस्टी पर्पलिश ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन इन ब्लड। मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाए, ठीक है, तो जो पेशेंट का स्किन है वो कलर बिकम डस्टी पर्पलिश, यानी जो जिल्द की रंगत है वो डस्टी हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी, ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन इन ब्लड, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाना, ठीक है। अजीज़ तलबा, नेक्स्ट हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो है एस्थमा। एस्थमा क्या है, ये फॉर्म ऑफ एलर्जी विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग एयरवेज। एस्थमा की बात करें तो ये डायरेक्ट अटैक करता है ब्रोंकाई के ऊपर। लंग्स में मौजूद ब्रोंकाई जब उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, जब वो यानी सूज जाते हैं, सूजन का शिकार हो जाते हैं, तभी एस्थमा आकर होता है, ठीक है। ये भी एक डिज़ीज़ है। अब ये ऐसी डिज़ीज़ है जो पर्सन टू पर्सन होती है, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है, ठीक है। अब पहले शख्स में कुछ और सिम्टम्स थी, जब ये दूसरे शख्स में मुंतकिल हुआ तो उसमें कुछ और सिम्टम्स होंगी, यानी अलामात होंगी, यानी मैच नहीं करेंगे एक दूसरे से। अब अब हम ये पढ़ते हैं कि ये होता क्यों है एज़मा, यानी इसकी वजह क्या है। जो बेसिकली एज़मा का पेशेंट जो है उसकी जो ब्रोंकाई हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं। वो ब्रोंकाई की बात कर रहा हूँ, जो कि स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। जब कोई भी एलर्जी कॉज करने वाला मटेरियल, जिसको एलर्जन भी बोलते हैं, जब वो अटैक करेगा ब्रोंकाई के ऊपर, तो ब्रोंकाई क्या होंगी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा तंग हो जाएंगी, नैरोइंग हो जाएंगी। और साथ ही क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस एरिया होता है एल्वेओलाई का वो रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही क्या होगा, नतीजा क्या होगा कि जो सांस लेने में दुश्वारी हमें पेश आएगी, तो जो चेस्ट पोर्शन है ये टाइट हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट हम इसकी सिम्टम्स को जिक्र कर लें, यानी इसकी सिम्टम्स के बारे में पढ़ लें, इसके अलामत क्या हैं, तो नंबर 1 है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस लेने में मुश्किल पेश आना, कफ, खांसी हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस, यानी सीने का जो पोर्शन है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक है। विजिंग, घबराहट का शिकार हो जाते हैं हम, ठीक है। कॉजेज़ क्या है, अब इसकी वजूहात क्या हैं। एलर्जी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एलर्जन मटीरियल अटैक कर सकता है, ठीक है, ब्रोंकाई के ऊपर। डस्ट हो सकती है, गर्दो गुबार, स्मोक, धुआं हो सकता है, ठीक है। परफ्यूम्स हो सकते हैं, पोलन्स ये हो सकते हैं।
अब पोलन्स के बारे में थोड़ा सा सुन लें, ज़्यादा नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। पोलन्स एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो बीजों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, बीज के अंदर जो दाने होते हैं ना, उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक हो गया। पोलन इज अ पाउडरी सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? काजेज़ में एलर्जन मटेरियल की अगर बात कर लें, यानी एलर्जी काज करने वाले मटेरियल की अगर बात कर लें, तो डस्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि डस्ट जैसे ही हमारे एयर पासेजवे के ज़रिए हम इसको इनहेल करेंगे तो ये भी एस्थमा काज करेगा। स्मोक, धुआं भी काज कर सकता है एस्थमा को। ठीक है, परफ्यूम्स का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको भी एस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। पोलन्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर लें, यानी इसका इलाज क्या है, तो यूज़ ऑफ इनहेल विच डायलेट द कंस्ट्रिक्ट एयरवेज, यानी इनहेलर एज अ मेडिसिन के तौर पे भी पेशेंट को दिए जाते हैं ताकि एस्थमा का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके, यानी हल हो सके। डियर स्टूडेंट्स, यही आज का हमारा टॉपिक था, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इन मैन। इंसानी जिस्म के अंदर जो डिसऑर्डर हैं, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, उनको आज हमने तफसील से पढ़ा। ब्रोंकाइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, एम्फिज़िमा के बारे में बताया, निमोनिया, एस्थमा। अब इन चारों को डिस्कस किया मैंने। लंग कैंसर हम एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, वो एक थोड़ी सी डिटेल है उसकी, इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, तकरीबन 10 मिनट का एक लेक्चर बनेगा, वो मैं आपको एक अलग बताऊँगा उसको। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर लंग कैंसर में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।